दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग, जहां करोड़ों लोग कड़ाके की ठंड में संगम स्नान के लिए हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं, जहां अमावस पे होने वाले शाही स्नान में कई बार भगदड़ मच चुकी है, पर लोगों का उत्साह कम नहीं होता। राधे राधे, राधे राधे। इसी कुंभ के बारे में अगर मैं आपसे कहूं कि ये हमेशा से इतना बड़ा और रिलीजियस नहीं था, बल्कि हर साल नदी किनारे होने वाला एक माघ मेला था, जिसके कुंभ बनने की कहानी मूवीज में भाइयों के बिछड़ने और सोशल मीडिया के फेवरेट लोगों से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसे सिर्फ एक रिलीजियस मेले की तरह ट्रीट करना ना सिर्फ इसकी वैल्यू को, बल्कि इससे जुड़ी हमारी हिस्ट्री, कल्चर और फ्रीडम स्ट्रगल की इंपॉर्टेंस को कम करता है। हम सब ने पुराणों में लिखी एक कहानी सुनी है, जिसमें समुद्र मंथन के समय जब अमृत का कलश निकला था, तब उसे राक्षसों से बचाने के लिए विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप लिया और उस कलश को लेकर 12 दिन तक भ्रमण किया, जिसमें से 4 बूंदें अलग अलग समय पर 4 जगहों पे गिर गईं, जिससे उन जगहों पे बहने वाली नदियों का पानी पवित्र हो गया। ऐसा माना जाता है कि जिस समय ये बूंदें गिरी थीं, उसी नक्षत्र में अगर कोई उन नदियों में नहाता है तो उसे मोक्ष मिलता है। वहीं अखाड़ों का ये मानना है कि कुंभ मेलों की शुरुआत 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने करी थी, जो हिंदुइज्म को उस समय हो रहे फॉरेन इन्वेजन से बचाना चाहते थे, और इसके लिए उन्हें धर्म को जानने वाले ऐसे लोगों की जरूरत थी जो मौका आने पर लड़ भी सकें। और यहीं से शुरू हुई अखाड़ों की परंपरा, जो असल में साधुओं की वॉरियर क्लास थी। अब धर्म के प्रचार के लिए इन अखाड़ों का आपस में और लोगों से मिलना जरूरी था, इसीलिए अलग अलग शहरों के माघ मेलों को कुंभ मेला बनाया गया। और यही रीजन है कि आज भी अखाड़े बढ़ चढ़कर कुंभ में हिस्सा लेते हैं, और कभी कभी हमें वो स्पिरिचुअल डिस्कशंस भी दिख जाते हैं जिनके लिए कुंभ बना था। ये क्या है? ये क्या बनाया आपने? ये तो पंचकोश है ना। ये अच्छा जी, 1 2 3 4 5 5 जो बॉडी होते हैं ना आपके, पंचकोश बोलते हैं उसको, 5 शीट्स जो बोलते हैं। पर चाहे वो ऋग्वेद हो या दूसरे हिस्टोरिकल और रिलीजियस टेक्स्ट, हर 12 साल होने वाले हरिद्वार के मेले को छोड़कर बाकी शहरों के मेलों को कुंभ मेलों की तरह नहीं देखा जाता था। पर प्रयागराज में त्रिवेणी संगम होने के कारण यहाँ का मेला हमेशा से ही खास था, पर तब भी ये मेला कुंभ नहीं था। अगले 1000 सालों तक ये अखाड़े ही थे जो प्रयाग और बाकी शहरों में मेले ऑर्गेनाइज कराते थे। इनका काम लोगों के आने जाने का अरेंजमेंट, मेलों की पुलिसिंग और इवन वहां बिकने वाले सामान पे टैक्स कलेक्शन भी था। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या सामान बिकता था जिस पे टैक्स लगाना पड़े? तो उस समय जितने ये मेले रिलीजियस थे, उतने ही कमर्शियल थे, और यहाँ जेम्स, घोड़े, लग्जरी आइटम्स और बहुत सारी चीजें खरीदी और बेची जाती थी। पर अखाड़ों के लिए इन मेलों को ऑर्गेनाइज कराना एक बड़ी प्रॉब्लम भी थी, क्योंकि अखाड़ों में हायरार्की थी और हर अखाड़ा चाहता था कि मुहूर्त पे वही सबसे पहले अपने हिसाब से स्नान करे। जैसे वैष्णव साधु अपने, और शैव जिनमें नागा साधु आते हैं, अपने रिचुअल्स के हिसाब से। और कौन सा अखाड़ा पहले नहाएगा, ये एक स्टेटस इशू बन गया था, और इसी कारण से इनके बीच लड़ाइयां शुरू हो गईं, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 1700 से 1800 के बीच हुए माघ मेलों में हजारों साधुओं की जान गई। इवन मराठास के टाइम मिले इंस्क्रिप्शन के हिसाब से 1789 के नासिक मेले में 12,000 साधुओं की जान गई। इन लगातार हो रहे वायलेंस के कारण इंडिया में सेट हो चुकी ईस्ट इंडिया कंपनी का ध्यान इन मेलों की तरफ गया, और यहीं से शुरू हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का इन मेलों में इंटरफेरेंस और टैक्सेशन। ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई तो इंडिया ट्रेड करने थी, पर मुगल एम्पायर के डिक्लाइन और हमारे एकजुट ना होने के कारण अब वो इंडिया में पूरी तरह अपने पैर जमा चुकी थी। धीरे धीरे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मिलिट्री कंट्रोल और टैक्स कलेक्शन अब उनके हाथ में था। उन्होंने जब मिलिटेंट अखाड़ों के वायलेंस और मेलों में हो रहे लग्जरी आइटम के ट्रेड को देखा, तो फिर उन्होंने वही किया जो वो करते आ रहे थे, डिवाइड एंड रूल। कंपनी ने अखाड़ों के बीच हो रही लड़ाइयों को रुकवाने के बहाने मेलों का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ले लिया। उन्होंने अखाड़ों के नहाने का ऑर्डर फिक्स किया, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई, मेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रेड करने और कैंप लगाने की जगह बनवाई, और इन सब से उन्हें मिला मेलों पे होने वाले ट्रेड पे टैक्स। इवन प्रयागराज में सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी क्लास को बिलोंग करे, उसे संगम में डुबकी लगाने के बदले 1 रुपए देने पड़ते थे, और बाल काटने पे नाई को 4, जो बहुत ज्यादा था। इतने हाई टैक्स के कारण धीरे धीरे प्रयागराज के मेले में लोगों का आना कम हो गया, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान एक कम्युनिटी को हुआ, और उनका नाम था प्रयागवाल ब्राह्मण।
प्रयागवाल ब्राह्मण्स संगम पे रहने वाले वो लोकल पंडित थे जो कई सौ सालों से वहां आने वाले यात्रियों की पूजा और पिंडदान करवाते आ रहे थे। पर कंपनी के इन मेलों पे टैक्स लगाने के कारण वहां पे आने वाले यात्रियों की संख्या कम होने लगी थी और इन ब्राह्मणों का काम भी। साथ में इन मेलों में क्रिश्चियन मिशनरीज भी लगातार बढ़ रहे थे, जिसको सपोर्ट मिला 1850 के उस लॉ से जिसके हिसाब से कन्वर्टेड हिंदूज को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी डिनाई नहीं करी जा सकती थी, जो सदियों से चलते आ रहे हिंदू लॉ के अगेंस्ट था। इन सब एक्टिविटीज से हिंदूज को और खास करके प्रयाग के ब्राह्मणों को फोर्स्ड कन्वर्जन का डर सताने लगा और इन्हीं सब कारणों से जन्म हुआ 1857 के रिवोल्ट का। आखिरकार रिवोल्ट का असर दिखा और 1858 में उस समय इलाहाबाद कहे जाने वाले प्रयागराज में एक ग्रैंड दरबार रखा गया, जहां वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने यह अनाउंसमेंट किया कि अब से इंडिया पर रूल 250 साल पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बल्कि ब्रिटिश क्वीन करेंगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अब से ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीयों के धार्मिक मामलों में दखल नहीं देगी। और इस आखिरी लाइन से शुरू हुआ प्रयागराज के माघ मेले का इतने बड़े कुंभ मेले बनने का सफर। क्वीन के कंट्रोल में आते ही आगरा की जगह इलाहाबाद को नॉर्थ वेस्ट एरिया की कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया और डेवलप किया गया एक प्लांट सिटी की तरह, जिससे यूरोपियंस को वहां रहने में आसानी हो। इलाहाबाद में हाई कोर्ट बनाया गया और साथ में बनाई गई आइकॉनिक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इन सब कारणों से इलाहाबाद वेस्टर्न एजुकेशन, पॉलिटिक्स और इंडिया की इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज का सेंटर बनने लगा। 1880 के अराउंड प्रयाग का ये मेला अब पहले से ज्यादा बड़ा और रिलीजियस होने लगा था। जहां पहले मेलों में जेम्स, घोड़े और लग्जरी आइटम्स बिकते थे, अब उनकी जगह देवी देवताओं की मूर्तियां, रुद्राक्ष और पूजा पाठ का सामान बिकने लगा और नॉन हिंदूज के मेले में किसी भी तरह के इन्वॉल्वमेंट का विरोध होने लगा। पर यह सब अचानक से नहीं हुआ। जब 57 के रिवोल्ट से डरकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे रिलीजियस मामलों से दूरी बनाई, तब से ही प्रयाग के पंडित, फ्रीडम फाइटर्स, अखाड़े और धर्म गुरुओं ने इसे एक बड़े रिलीजियस फेस्टिवल की तरह मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि जितना बड़ा फेस्टिवल होगा उतने कम चांसेस होंगे गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के। इसके साथ एंटी गवर्नमेंट सभाओं पे रोक होने के कारण फ्रीडम फाइटर्स के लिए भी इन मेलों का बड़ा होना वरदान साबित हुआ, जहां वो बिना रोक टोक के अवेयरनेस और फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड मीटिंग ऑर्गेनाइज करा सकते थे, वो भी भारत भर के क्राउड के सामने। इन्हीं सब रीजंस के कारण प्रयाग के मेले की तरह नासिक और उज्जैन के मेले भी बड़े कुंभ मेले की तरह डेवलप होने लगे। यही स्ट्रैटेजी बाल गंगाधर तिलक ने भी अपनाई, जब उन्होंने 1890 में गणेश चतुर्थी जैसे एक दिन के प्राइवेट फेस्टिवल को 10 दिन का पब्लिक फेस्टिवल बना दिया, जो रिलीजियस होने के कारण ब्रिटिश कंट्रोल से बाहर था और आइडियल था लोगों को इकट्ठा करके मास मूवमेंट चलाने के लिए, और हुआ भी वैसा ही। 1906 के स्वदेशी मूवमेंट के टाइम कुंभ मेलों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया लोगों तक स्वदेशी सामान के आइडिया को पहुंचाने में। इवन कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से तो साधु संतों ने 1907 के कुंभ में स्वदेशी अपनाने और नेशनलिज्म से रिलेटेड कई मूवमेंट चलाए। पर धीरे धीरे ये सारी स्ट्रैटेजीज और मेलों की इंपॉर्टेंस ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ आने लगी थी, जिस कारण उन्होंने मेलों के अरेंजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स कलेक्शन पर फुल कंट्रोल ले लिया और पुलिस के साथ मेलों में इंटेलिजेंस के लोग भी छोड़े जाने लगे, जिनका काम मेलों में हो रही एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी का पता लगाना होता था। मेलों की अहमियत इतनी बढ़ चुकी थी कि 1915 में हुए हरिद्वार के कुंभ में गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से आने के बाद भारत में अपनी पहली पब्लिक मीटिंग रखी, जिसमें उन्होंने पूरे कुंभ के दौरान लोगों के बीच समय बिताकर सिचुएशन समझी। गांधी जी के बड़े बड़े पॉलिटिकल मूवमेंट जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आइडिया और तैयारी प्रयाग के कुंभ में ही हुई थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी सिचुएशन समझ के इन मेलों का यूज करना शुरू कर दिया, जो हमें 1936 में हुए अर्ध कुंभ के इस किस्से से समझ में आता है, जिसमें स्वदेशी संगठन ने जब मेले में भारत माता की मूर्ति लगवाई तो जवाब में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी लाउड स्पीकर के साथ एक बड़े साधु की स्टैचू लगवा दी, ताकि लोग कुंभ को एक रिलीजियस फेस्टिवल की तरह ही देखें। पर सिचुएशन अब उनके हाथ से निकलने लगी थी। साधु और सन्यासियों ने भी फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लेते हुए नेशनल फ्लैग के साथ देशभक्ति के गाने गाना शुरू कर दिया था। अब मेलों से हो रहे इस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए 1942 के कुंभ मेले पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कह के रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि वर्ल्ड वॉर 2 के कारण जापानीज मेले पे बॉम्बिंग कर सकते हैं। पर वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कुंभ पे उस समय हो रहे क्विट इंडिया मूवमेंट का असर कम करना चाहती थी।
भारत के आजाद होने के बाद भी कुंभ मेलों का एक पॉलिटिकल गैदरिंग की तरह यूज होना कम नहीं हुआ और 1975 की इमरजेंसी के बाद हुए कुंभ में ही जेपी मूवमेंट को स्पीड मिली और साधु सन्यासियों के सपोर्ट से ही अगले इलेक्शन ऑर्गेनाइज कराए गए, जिसमें कांग्रेस और इंदिरा गांधी की बड़ी हार हुई। इन सब रीजंस के कारण कुंभ, जिसमें लोगों का एम सिर्फ संगम में डुबकी लगाना रह गया है, उसे एक स्पिरिचुअल, हिस्टोरिकल और कल्चरल इवेंट की तरह देखना क्या ज्यादा सही नहीं होगा?